नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिता। आज इस बुलेटिन में बात होगी वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट से मोदी सरकार को लगे झटके की, गुजरात में चल रहे कांग्रेस के अधिवेशन की, देखेंगे सावरकर मामले में राहुल गांधी को कैसे मिली बड़ी जीत, क्यों सुप्रीम कोर्ट ने लगाई मोदी सरकार को फटकार, जानेंगे भाजपा पर लगे दलित विरोधी सोच होने के आरोप को, और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। ममता बनर्जी को मिला राहुल गांधी का साथ। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने राष्ट्रपति मुर्मू को लिखी चिट्ठी, 25,000 शिक्षकों की नौकरी रद्द होने के मामले में की हस्तक्षेप की मांग। महाराष्ट्र में जारी नाम बदलने का सिलसिला, औरंगजेब के मकबरे वाले शहर का नाम किया गया रत्नापुर। फडणवीस सरकार के ऐलान पर बोले सपा नेता अबू आजमी, ये जरूरी मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश। यूपी के संभल की शाही मस्जिद का बदला नाम, अब जामा की जगह जुमा लिखा जाएगा। एएसआई ने तैयार करवाया नया बोर्ड। शेयर बाजार में तेजी, 1089 अंकों की तेजी के साथ 74,227 पर बंद हुआ सेंसेक्स, तो 374 अंकों की तेजी के साथ 22,535 पर बंद हुआ निफ्टी। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। वक्फ बिल को लेकर देश भर में विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। मोदी सरकार अब अपनों के ही निशाने पर आ गई है और अब तक 15 से ज्यादा याचिकाएं कोर्ट में लग चुकी हैं, जिसमें बीजेपी की सहयोगी जेडीयू के नेता भी शामिल हैं। ऐसे में मामले की गंभीरता को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाओं की सुनवाई के लिए तारीख दे दी है। तो कब होगी सुनवाई, देखिए रिपोर्ट। वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के खिलाफ देश भर में बवाल मचा हुआ है। विपक्ष और मुस्लिम संगठन तो इसका विरोध कर ही रहे हैं, साथ ही एनडीए के सहयोगी भी इस कानून के खिलाफ है, जिससे सरकार मुश्किल में फंस गई है। और इन सबके बीच सरकार को एक और करारा झटका लगा है, क्योंकि दावा किया जा रहा है कि दाखिल याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट 15 अप्रैल को सुनवाई कर सकता है। सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी और निजाम पाशा ने कोर्ट से जल्द सुनवाई का अनुरोध किया था। राष्ट्रपति की मोहर लगने के बाद भी वक्फ कानून की वैधता के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 15 से ज्यादा याचिकाएं दायर की गई है। विपक्ष और मुस्लिम संगठनों के अलावा अब जेडीयू के नेताओं ने भी सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। बता दें कि परवेज सिद्दीकी ने कानून के खिलाफ याचिका दायर की है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि ये संशोधन भेदभावपूर्ण है और संविधान के आर्टिकल 25 का उल्लंघन करता है। इससे पहले यानी 7 अप्रैल को मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने तत्काल सुनवाई से मना किया था, लेकिन कहा था कि याचिकाओं को जल्दी ही लिस्ट किया जाएगा। और अब सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर सुनवाई की अनुमानित तारीख 15 अप्रैल लिखी हुई है। इसके अलावा इस कानून को लेकर जम्मू कश्मीर विधानसभा में बवाल मचा हुआ है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायकों ने सदन में बिल पर चर्चा की मांग करते हुए नारेबाजी की। इस दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस और भाजपा विधायकों के बीच धक्का मुक्की भी हुई। वहीं इससे पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक ने सदन में वक्फ कानून की कॉपी फाड़ दी थी। यानी देश भर में विरोध तेज होता जा रहा है। ऐसे में अब सभी की निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हुई हैं। वक्फ बिल को लेकर मोदी सरकार बुरी तरह फंसी हुई है, क्योंकि विपक्ष को अब सत्ता पक्ष के लोगों का साथ भी जो मिल रहा है। वक्फ पर तो सरकार घिरी हुई है ही, इन सबके बीच कांग्रेस मोदी शाह के गृह राज्य में उनको घेरने की रणनीति पर काम कर रही है। इसके तहत पार्टी का 2 दिवसीय अधिवेशन गुजरात में चल रहा है, जिसका आज पहला दिन था। तो कार्यक्रम में कौन कौन हुआ शामिल और किस किस मुद्दे पर हुई चर्चा, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। कांग्रेस का 64वां 2 दिवसीय अधिवेशन गुजरात के अहमदाबाद में शुरू हुआ। ये अधिवेशन सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती और महात्मा गांधी के कांग्रेस अध्यक्ष बनने की 100वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित किया गया है। अधिवेशन के पहले दिन कांग्रेस वर्किंग कमेटी की 4 घंटे की बैठक हुई, जिसमें 158 सदस्य शामिल हुए। इस बैठक में पीसीसी चेयरपर्सन सोनिया गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी भी मौजूद रहे। बैठक के बाद सभी सदस्यों को पटेल अ लाइफ पुस्तक भेंट की गई और सरदार पटेल स्मारक के बाहर फोटो सेशन हुआ। वहीं पार्टी प्रवक्ता जयराम रमेश ने बताया कि बैठक में सरदार पटेल पर विशेष चर्चा हुई और एक प्रस्ताव पारित किया गया। उन्होंने कहा कि पटेल और जवाहरलाल नेहरू आधुनिक भारत के निर्माता थे और दोनों के बीच मतभेद का दावा झूठा है। जयराम रमेश ने गांधीवादी संस्थाओं पर हमले और किसानों की अनसुनी मांगों को पटेल का अपमान बताया। वहीं केसी वेणुगोपाल ने इस बैठक को ऐतिहासिक बताया, क्योंकि गुजरात में 64 साल बाद कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा है। इससे पहले 1961 में भावनगर में कार्यक्रम हुआ था। गुजरात आजादी की लड़ाई का महत्वपूर्ण केंद्र रहा, जहां नमक सत्याग्रह, बारदोली और खेड़ा आंदोलन हुए। प्रियंका गांधी पहले दिन अहमदाबाद नहीं पहुंची, लेकिन मुमकिन है कि वो 9 अप्रैल को अधिवेशन में शामिल होंगी। अब 9 अप्रैल को साबरमती रिवर फ्रंट पर मुख्य अधिवेशन होना है, जिसमें 1700 से ज्यादा कांग्रेसी नेता शामिल होंगे। इसकी थीम न्याय पथ, संकल्प, समर्पण और संघर्ष है।
इसके लिए एक वीवीआईपी डोम तैयार किया गया है, जहां खरगे, सोनिया और प्रियंका जैसे वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी होगी। ये अधिवेशन गुजरात में कांग्रेस संगठन को मजबूत करने और 2027 के विधानसभा चुनावों के लिए रणनीति बनाने की दिशा में अहम कदम है। बुधवार को 2 प्रमुख मुद्दों पर चर्चा होगी, जिसमें नेहरू पटेल संबंधों को भी रेखांकित किया जाएगा। यानी देखा जाए तो इस अधिवेशन के जरिए कांग्रेस ने एक तरह से 2027 के गुजरात चुनावों के लिए अपनी तैयारी शुरू कर दी है, जिससे राज्य में बीजेपी की मुश्किलें बढ़नी तय है। अधिवेशन के जरिए कांग्रेस गुजरात मॉडल की पोल खोलने की कोशिश करेगी। वैसे पोल तो अब सावरकर मामले में भी राहुल गांधी खोलेंगे और अब कोर्ट के सामने सबूतों के साथ अपनी बात रखेंगे, क्योंकि पुणे कोर्ट ने राहुल गांधी की मांग को स्वीकार करते हुए बड़ा फैसला लिया है। आखिर क्या है कोर्ट का फैसला, जाने रिपोर्ट में। पुणे की एक अदालत ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की एक याचिका को मंजूरी दे दी है। उन्होंने विनायक दामोदर सावरकर पर टिप्पणी को लेकर चल रहे मानहानि मामले में समरी ट्रायल को समन ट्रायल में बदलने की मांग की थी, ताकि इस मामले के ऐतिहासिक तथ्यों और साक्ष्यों पर बहस की जा सके। अब इस याचिका को कोर्ट ने मंजूर कर लिया है। इसे कांग्रेस के लिए एक बड़ी जीत के तौर पर देखा जा रहा है, तो इससे बीजेपी की परेशानी बढ़नी तय मानी जा रही है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी इस दौरान बीजेपी को घेरने की कोशिश करेंगे। कोर्ट में मानहानि मामले की सुनवाई के दौरान अधिवक्ता मिलिंद पवार ने राहुल की तरफ से एक आवेदन दायर कर इस मामले की सुनवाई समरी ट्रायल के बजाय समन ट्रायल के रूप में करने की मांग की, जिसे बाद में स्वीकार कर लिया गया। अधिवक्ता ने तर्क दिया कि ये मामला कुछ ऐतिहासिक घटनाओं पर निर्भर करता है। सावरकर ने स्वतंत्रता प्राप्ति में कितना और कैसे योगदान दिया, सावरकर ने कितनी किताबें लिखी, मुसलमानों के बारे में सावरकर के क्या विचार थे, सावरकर का अंग्रेजों से क्या संबंध था। इस मामले में बचाव पक्ष को ऐसी कई ऐतिहासिक घटनाओं पर जिरह करनी होगी। वही कोर्ट ने शिकायतकर्ता सत्यकी सावरकर से लिखित दलीलें मांगी है और इस मामले की अगली सुनवाई 25 अप्रैल को होगी। आपको बता दें कि सावरकर के खिलाफ कथित भाषण के लिए उनके पोते सत्यकी सावरकर ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मामला दायर किया था। राहुल ने लंदन में भाषण देते हुए कथित तौर पर कहा था कि सावरकर ने अपनी एक किताब में लिखा है कि एक बार जब हम जा रहे थे तो कुछ लोग एक मुस्लिम व्यक्ति की पिटाई कर रहे थे। मुझे ये देखकर बहुत खुशी हुई। हालांकि सत्यकी ने तर्क दिया कि सावरकर ने किसी किताब में ऐसा नहीं लिखा है, इसलिए राहुल ने कथित तौर पर सावरकर की मानहानि की। सावरकर मामले में राहुल गांधी को बड़ी जीत मिली है, जिससे बीजेपी की धड़कनें बढ़ गई हैं। धड़कनें तो सुप्रीम कोर्ट ने भी मोदी सरकार की बढ़ा दी, जब कोर्ट ने कहा कि राज्यपाल केंद्र सरकार के प्यादे नहीं होते, उन्हें अपने फायदे के लिए इस्तेमाल ना करें। तमिलनाडु सरकार की तरफ से राज्यपाल के खिलाफ लगाई गई याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार की जमकर क्लास लगाई। क्या कुछ कहा कोर्ट ने, देखिए रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के राज्यपाल RN रवि और राज्य सरकार के बीच विधेयकों को मंजूरी देने के विवाद में बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि राज्यपालों को विधानसभा से पारित विधेयकों पर समयबद्ध तरीके से फैसला लेना होगा। ये मामला तमिलनाडु विधानसभा की तरफ से पारित 10 विधेयकों को राज्यपाल की तरफ से मंजूरी न देने और राष्ट्रपति के पास भेजने से जुड़ा था। सुप्रीम कोर्ट के जज JB पारदीवाला ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल विधेयकों को अनिश्चित काल तक लंबित नहीं रख सकते। कोर्ट ने साफ किया कि अगर विधानसभा दोबारा विचार करने के बाद विधेयक भेजती है तो राज्यपाल को तुरंत मंजूरी देनी होगी, जब तक कि विधेयक असंवैधानिक न हो। दरअसल तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर राज्यपाल से विधेयकों पर समय सीमा में फैसला लेने की मांग की थी। सरकार का तर्क था कि राज्यपाल की निष्क्रियता से राज्य का कामकाज प्रभावित हो रहा है। इसमें विश्वविद्यालयों में कुलपतियों की नियुक्ति से जुड़े विधेयक भी शामिल थे। कोर्ट ने राज्यपाल की तरफ से 10 विधेयकों को राष्ट्रपति के पास भेजने की कार्रवाई को अवैध और मनमाना करार देते हुए रद्द कर दिया। अदालत ने कहा कि राज्यपाल ऐसी कार्रवाई तभी कर सकते हैं जब विधेयक केंद्र और राज्य के संबंधों को प्रभावित करता हो। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपालों को मंत्रिपरिषद की सलाह पर 1 महीने में विधेयक राष्ट्रपति को भेजने या 3 महीने में असहमति का फैसला लेने का सुझाव दिया। कोर्ट ने कहा कि ये समय सीमा मनमानी निष्क्रियता को रोकने के लिए जरूरी है। ये फैसला राज्यपाल और राज्य सरकारों के बीच टकराव को कम करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपालों के बहाने मोदी सरकार को घेर लिया है और बीजेपी की राज्य विरोधी नीति एक्सपोज हुई है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी का दलित विरोधी चेहरा भी सामने आ गया है। कैसे बीजेपी के नेता दलित समुदाय के साथ पेश आते हैं, इसके कई मामले बीजेपी शासित राज्यों से सामने आते रहते हैं और अब राजस्थान से एक बड़ा मामला सामने आया। क्या है मामला, आइए देखते हैं। हाल ही में राजस्थान के अलवर में कांग्रेस के दलित नेता और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के मंदिर दर्शन के बाद बीजेपी के पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा ने मंदिर को गंगा जल से धुलवाया था। इस घटना ने न सिर्फ राजस्थान बल्कि पूरे देश में विवाद खड़ा कर दिया है।
मामला बढ़ता देख बीजेपी ने ज्ञानदेव आहूजा को सस्पेंड कर दिया, लेकिन इस तरह का ये कोई पहला मामला नहीं है। आपको बता दें कि इससे पहले भी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के प्रमुख और सांसद अखिलेश यादव के मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद उनके सरकारी आवास को गंगा जल से धोया गया था। बीजेपी नेताओं ने इसे शुद्धिकरण का नाम दिया था। इसी तरह 2024 में अखिलेश के मंदिर जाने पर कन्नौज में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मंदिर को धुलवाया था, ये दावा करते हुए कि उनकी मौजूदगी से पवित्रता भंग हुई है। ऐसे ही एक और वाकये में मैनपुरी में सपा कार्यकर्ताओं के महाराणा प्रताप की मूर्ति छूने पर उसे धोया गया था। वहीं कांग्रेस ने इसे भाजपा और आरएसएस की दलित विरोधी सोच बताया है। कांग्रेस प्रवक्ता जयराम रमेश ने कहा कि ये प्रभु राम के विचारों का अपमान है, साथ ही ये बाबा साहेब आम्बेडकर के बनाए गए संविधान के भी खिलाफ है, जिसमें सबको बराबरी का हक है। जयराम रमेश ने पूछा कि आहूजा को ऐसी हरकत करने की हिम्मत कहां से मिली। उन्होंने कहा कि यह हिम्मत भाजपा आरएसएस की उस सोच से मिलती है जो भेदभाव सिखाती है। वहीं टीकाराम जूली ने भी कहा कि वो इस भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाएंगे। कांग्रेस ने मांग की है कि भाजपा इस घटना के लिए माफी मांगे। ये मामला पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया है। राजस्थान विधानसभा में विपक्ष के नेता के साथ हुई इस हरकत से बीजेपी बुरी तरह घिर गई है और उस पर दलित विरोधी होने के आरोप लग रहे हैं। आरोप तो वैसे बिहार की नीतीश सरकार पर भी लग रहे हैं। वक्फ बिल का समर्थन करने के चलते उनके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, तो वहीं विपक्ष भी जमकर हमला बोल रहा है और अब तेजस्वी यादव ने नया पोस्टर जारी कर दिया है। बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव होना है, जिसे लेकर सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में जुटी हुई हैं। इसी कड़ी में तेजस्वी यादव पटना में आयोजित मुसहर भुइयां महारैली सह संवाद कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां उन्होंने बिहार सरकार पर तीखा हमला बोला। आरजेडी नेता ने सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा, गाड़ी अगर पुरानी हो जाती है तो खटारा हो जाती है। 20 साल के बाद पुरानी गाड़ी चलाने के लिए सरकार इजाजत देती है क्या? क्योंकि वो धुआं देती है। इसी के साथ उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, महंगाई चरम पर है। ये सरकार केवल अमीरों की सरकार है, गरीबों की नहीं। वे आरक्षण जैसे मुद्दों पर बात नहीं करती है। तेजस्वी ने आगे कहा, आज स्थिति देख लीजिए, जो भी रहने का मकान बना, आज उसकी स्थिति क्या है, गिरने हालात पे आ गई, पुराना हो गया है। आज की सरकार को चाहिए कि उसको और दुरुस्त करके पक्का मकान बना करके आप लोगों को बसाने का काम करना चाहिए। लालू जी और मौजूदा सरकार में क्या अंतर है कि लालू जी गरीब को बसाते थे और आज वाला सरकार जो है गरीब को उजाड़ने का काम। बता दें कि इससे पहले तेजस्वी यादव ने एक्स पर एक पोस्ट के जरिए सीएम नीतीश कुमार को एक टूटी हुई गाड़ी पर बैठाते हुए दिखाया था और उसके साथ में कैप्शन में लिखा था कि ये 20 साल वाली खटारा सरकार है। ऐसे में देखना होगा कि एनडीए की तरफ से तेजस्वी के इन तीखे हमलों का क्या जवाब सामने आता है। वक्फ के मुद्दे पर सबसे ज्यादा मुश्किल में नीतीश कुमार फंस गए हैं। विपक्ष उनसे सवाल पूछ रहा है। वैसे सवाल तो देश भी पूछ रहा है मोदी सरकार से कि आखिर वो अमेरिका के आगे नतमस्तक क्यों है। टैरिफ बम को लेकर पहले ही बवाल मचा हुआ है और इस बीच ट्रंप का एक और बड़ा फैसला सामने आया है, जिसका असर 3 लाख भारतीय छात्रों पर पड़ेगा। तो क्या है ट्रंप का वो फैसला, ये जानते हैं इस रिपोर्ट में। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के फैसलों से पूरी दुनिया में बवाल मचा हुआ है। ट्रंप ने भारत समेत कई देशों पर रेसिप्रोकल टैरिफ की घोषणा की है, जो 9 अप्रैल से लागू होने जा रहे हैं। ट्रंप के फैसले से वैश्विक बाजारों में भारी उथल-पुथल मची हुई है। कई निवेशकों के पैसे डूब गए, लेकिन ना तो ट्रंप अपने फैसले पर दोबारा विचार करने के लिए तैयार है और ना ही दूसरे देशों का पलटवार थम रहा है। अब ट्रंप ने चीन पर 50% अतिरिक्त टैरिफ की धमकी दी, तो चीन ने इसे गलती पर गलती करार देकर आर पार की लड़ाई ठान ली। वहीं यूरोपीय संघ ने भी 25% जवाबी टैरिफ का प्रस्ताव रख दिया। ऐसे में इस बात की आशंका बढ़ गई है कि अमेरिकी टैरिफ लागू होते ही दुनिया भर में ट्रेड वॉर छिड़ सकती है। इस बीच ट्रंप प्रशासन एक और झटका देने की तैयारी में है। अमेरिका में एक नया बिल पेश किया गया है, जिसके तहत छात्रों के लिए ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग यानी ओपीटी खत्म करने का प्रस्ताव दिया गया। ये सुविधा फिलहाल STEM यानी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स के छात्रों को मिलती है, जिससे वे पढ़ाई पूरी करने के बाद 3 साल तक अमेरिका में रह सकते हैं और काम कर सकते हैं। लेकिन अब अगर इस योजना को बंद कर दिया जाता है तो उन्हें पढ़ाई पूरी करते ही अमेरिका छोड़ना होगा या फिर उन्हें तुरंत प्रभाव से H-1B वीजा हासिल करना होगा। यानी एक तरह से ट्रंप प्रशासन ने उनके सपनों की उड़ान पर रोक लगाने की तैयारी कर ली है। एक तरफ टैरिफ का वॉर तो दूसरी तरफ छात्रों के लिए इस प्रोग्राम को खत्म करने का फैसला।
ट्रम्प सरकार ने पूरी दुनिया को चिंता में डाल दिया है। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। कल मोदी सरकार ने जनता पर एक नया बोझ डाल दिया। 50 रुपए एलपीजी सिलेंडर पर और 2 रुपए डीजल और पेट्रोल पर बढ़ा दिए। वहीं दूसरी तरफ आज नीतीश कुमार ने जनता के हिस्से में से अपने खाए पिए मंत्रियों की थाली में और पकवान परोस दिए हैं। उन्होंने उनके जबरदस्त तनख्वाह और भत्ते बढ़ा दिए हैं। चलिए, जनता को नीतीश कुमार का ये कुशासन, माफ कीजिएगा, सुशासन याद रहे न रहे, लेकिन उनके मंत्रियों को तो ये अमृत काल जरूर याद रहे। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान जी। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए डीवी लाइव और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।